अगर आपने हमारी शॉर्ट फिल्म देख रखी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक शॉर्ट फिल्म क्रिएट की जिसको कंप्लीट होने में सिर्फ 10 दिन लगे। इस वीडियो के अंदर हम यही देखें कि आप 10 दिनों के अंदर अपनी शॉर्ट फिल्म किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप हमारी शॉर्ट फिल्म जाने इस्तकबाल नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर उसे देखें ताकि आपको किसी किस्म का स्पॉइलर ना मिले। सरजमीन फिल्म को बनाने में मुझे 1 साल से ज़्यादा अर्सा लग गया और उसके बाद मेरा फिल्म मेकिंग से दिल इतना भर गया कि सारा वक्त VFX और फ्रीलांसर में गुजार दिया। तभी एक इश्तिहार चलता है जो कि आप लोगों ने टीवी के ऊपर तो ज़रूर देखा होगा। फैमिली और दोस्तों ने कहा ज़रूर फिल्म बनाओ। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन सोचा बनाने में क्या हर्ज है। लेकिन यहाँ 2 मसले थे। पहला, डेडलाइन। आज से पहले जितनी भी शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट की हैं उनके ऊपर किसी किस्म की डेडलाइन नहीं थी, किसी किस्म का बैरूनी दबाव नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था। दूसरा मसला, आइडिया। फिल्म का आइडिया पहले से ही दे दिया गया और आज से पहले मैंने कभी भी किसी के दिए हुए आइडिया के ऊपर काम नहीं किया, लेकिन आज तक जो भी फिल्म मेकिंग सीखता रहा वो कब काम आती। तो इन्हीं 2 टास्क को जो कि मुझे रोक भी रहे थे और एक मोटिवेशन भी थी, यानी कि ये 2 काम ऐसे थे जो आज से पहले मैंने नहीं किए हुए थे, तो सोचा क्यों ना इनके ऊपर काम किया जाए। आइडिया भी पराया है और मज़े की बात, बैरूनी दबाव, द डेडलाइन। फिल्म मेकिंग प्रोसेस शुरू किया। सबसे पहले प्लानिंग की कि शुरू से लेकर आखिर तक क्या करना है। कुल मिला के मेरे पास 10 दिन थे, तो मैंने इस प्रोसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जो कि असल में किया जाता है। नंबर 1 प्री प्रोडक्शन, नंबर 2 प्रोडक्शन एंड नंबर 3 पोस्ट प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आता है प्री प्रोडक्शन। फिल्म के इस हिस्से पर जितनी मेहनत की जाए बाद में आपके लिए उतनी ही आसानी होती है। तो प्री प्रोडक्शन को भी मज़ीद चंद स्टेप के अंदर डिवाइड किया। आइडिया जो कि पहले से ही दे दिया गया था, तो इस आइडिया से मज़ीद एक चीज़ बनाई जो कि हमारा पहला स्टेप है और वो है स्टोरी। स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए हमने मेन आइडिया को मज़ीद एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया। एक प्रोसेस को आप जितनी बार डिवाइड करते हैं आपके लिए वो उतना ही आसान हो जाता है। हमारे पास आइडिया था पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, अजीम लोगों की कहानी। तो इस आइडिया को हमने मज़ीद डिवाइड किया, मिडिल क्लास, तंगदस्ती और बेरोज़गारी, जिसको तब्दील होना था तरक्की, खुशहाली, यानी कि एक कामयाब पाकिस्तान। तो इन एलिमेंट्स को मैं अपने दोस्त रजब के पास लेकर गया, जिसने पूरी कहानी को 2 दिनों के अंदर मुकम्मल किया। जो चीज़ें मुझे पसंद थी उस कहानी के अंदर ऐड की गई और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े जो कि था स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग ये वो काम था जो आज से पहले किसी फिल्म पर नहीं किया और यही सबसे बड़ी गलती थी। इसका सबूत फिल्म्स में कम डायलॉग हैं, खासतौर पर ऑनर में। तो एक दिन में सारे स्क्रिप्ट लिखे, हर वो तफसील जो जहन में आई लिख दी और कोशिश की कि साथ साथ कैमरा एंगल और मूवमेंट्स भी लिख दूं ताकि शूटिंग के वक्त याद रहे। स्क्रिप्ट्स को बेहतर करने के लिए हम अगले फेज में गए, द स्टोरी बोर्डिंग। टाइम जो कि बहुत कम था तो वो सीन जिनको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो उसके लिए हमने बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट अहमद जाज़िब से रब्ता किया जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में काफ़ी अच्छे स्टोरी बोर्ड ड्रा किए। उनकी आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, अगर हो सके तो उनको फॉलो भी कर दीजिएगा। स्टोरी बोर्डिंग से बेसिकली आपको अंदाज़ा होता है कि शॉट साइज़ क्या होगा, कैमरा एंगल कैसे होगा और सिनेमेटोग्राफी कैसे होगी वगैरह वगैरह। इसके बाद अगला कदम था कॉस्टिंग। अदाकार चुनते वक्त हम जो अक्सर गलती करते हैं और वो ये है कि किरदार के मुताबिक अदाकारों को ना चुनना। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑनर फिल्म में देखें तो मेरे किरदार की उम्र 40 साल से ज़्यादा थी, लेकिन मेकअप के बावजूद भी मेरी उम्र 25 से 30 साल से ज़्यादा नहीं लग रही थी। उसकी वजह यह थी कि मेरी उम्र इतनी थी ही नहीं। तो इस दफ़ा उम्र के मुताबिक अदाकारों को रोल दिए ताकि वो ओरिजिनल फील दे सकें। याद रहे कि इस प्रोसेस में कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, सभी लोग अपने शौक के ऊपर काम कर रहे थे। इसके बाद प्री प्रोडक्शन का आखिरी स्टेज था कैमरा एंड गियर्स। जब बजट ना हो तो ये जुमला ठीक है, कैमरा डजंट मैटर। फिल्म के लिए जो कैमरा यूज़ किया गया वो है निकॉन D5300, जिससे यही वीडियो बन रही है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये फुल HD रेजोल्यूशन में 60 फ्रेम पर सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जिससे आप काफ़ी अच्छे स्लो मोशन वीडियोस ले सकते हैं। अगर कैमरा गियर्स की बात करें तो हमने सिंपल एक ट्राइपॉड को यूज़ किया जिससे स्टैटिक शॉट ली है और बाकी जितने भी शॉट थे वो हैंड हैंडल शॉट थे, किसी किस्म का कोई भी गिम्बल यूज़ नहीं किया गया। इसके बाद हमारा प्री प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस ख़त्म हुआ और हम बड़े अगले स्टेप की तरफ जो कि है द प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन स्टेज में हमने सबसे पहले तैयारी की लाइटिंग की। जो सीन दिन के वक्त थे उसके लिए नेचुरल लाइट को यूज़ किया गया, लेकिन रात के सीन के लिए लाइटिंग बहुत ज़रूरी थी और उसका दूसरा फ़ायदा ये था कि सिनेमेटोग्राफी भी थोड़ी बेहतर हो सकती थी। तो रात के सीन्स के लिए मैंने लाइटिंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रैक्टिकल लाइट, जैसा कि आप आग देख सकते हैं और पीछे लालटेन देख सकते हैं। अब चूंकि आग की रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो उसके लिए हमने येलो कलर के बल्ब यूज़ किए जो कि आग की रोशनी को थोड़ा ज़्यादा कर रहे थे, और 2 सफ़ेद लाइट्स पीछे दीवारों के ऊपर लगाई गई ताकि वो मून लाइट को फेक कर सकें। इसके बाद बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि है डायरेक्शन। सबसे पहली चीज़ जो आपको जहन में रखनी चाहिए और वो ये है कि सीन को अच्छी तरह से सोच लें कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। इसके बाद मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो जाएं और सारा फोकस काम पर हो। ये इसलिए कि सेट के ऊपर हमने अक्सर कई टेंशन ली होती है और हमारा ध्यान डायरेक्शन के ऊपर नहीं होता और बाद में आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सो क्लियर योर माइंड फर्स्ट। इसके बाद जो मैंने किया वो ये कि हर शॉट को 2-3 डिफरेंट एंगल से लिया और वो भी सेम एक्टिंग के साथ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इन्हीं शॉट को एडिटिंग में एज ए बैकअप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो रूल ऑफ 80 को फॉलो कर रहे हों। मिसाल के तौर पर होता ही है कि अक्सर आपका एक्टर सीन के दरमियान में लाइन भूल जाता है, तो आप किसी और एंगल से ली गई वीडियो को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। रिज़ल्ट आप देख ही सकते हैं और कोशिश करें कि आपके शॉट्स में कंटिन्यूटी हो, मूवमेंट जो है वो मैच हो रही हो। हर शॉट और सीन को ध्यान से चेक किया ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना रह जाए, क्योंकि बात की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर आपको कुछ शॉट समझ नहीं आ रहा कि किस एंगल और मूवमेंट से लिए जाएं, तो शूटिंग से पहले कुछ मूवीज़ देख लें और जो शॉट आपको पसंद हो उनको नोट कर लें और बिस्मिल्लाह करें। अगर आपके पास बूम माइक है तो साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर लें, वरना हमारी तरह डबिंग ही करें। प्रोडक्शन के बाद हमारी अगली और फाइनल स्टेज आती है जो कि है द पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में सबसे पहले है सीन्स को कंपाइल करना। अब यहाँ पर वक्त कम था तो मैंने हर शूटिंग के बाद रात को सीन को कंपाइल किया, जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाता कि आया सीन मुकम्मल हो चुका है या उसमें कोई चीज़ रहती है। मिसाल के तौर पर अगर आप रजब और अदनान का रात वाला सीन देखें तो वो 2 मरतबा शूट किया गया। पहली मरतबा जब हमने उसको शूट किया तो उसमें लगा कि उसमें लाइटिंग में थोड़ी सी कमी है, और बाद में फिर से हमने उसको शूट किया। और जब सारी शूटिंग मुकम्मल हो गई तो उन तमाम सीन्स को मिलाकर एक फिल्म लुक देने की कोशिश की। फिल्म के टाइटल के लिए हज़रत शहर की ड्रोन फुटेज को इस्तेमाल किया गया, जो कि ज़कीर साहब की तरफ से प्रोवाइड की गई। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रोन फुटेज बनाते हैं, उनकी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे से डिस्क्रिप्शन के। कंपाइलिंग के बाद हमें कुछ शॉट का करना था VFX यानी कि विजुअल इफेक्ट्स। कुछ शॉट आसान थे और दूसरे थोड़ा मुश्किल थे। स्पेस सीन के लिए टैलेंट के सूट के ऊपर मार्कर लगाकर ग्रीन स्क्रीन के सामने वीडियो रिकॉर्ड की गई और फिर इस वीडियो को कुछ यूं बना दिया गया। दूसरी शॉट में सिर्फ एक वीडियो एलिमेंट को यूज़ किया गया, जिसकी वजह से कहानी को थोड़ा सा रिलेशन मिला। और रात के सीन्स में सिंपल कंपोजिटिंग के जरिए फेक फायर को प्रोड्यूस किया गया। VFX के बाद अगला स्टेज था डबिंग। अब चूंकि हमारे पास कोई अच्छा माइक नहीं था तो हमेशा की तरह हमें ये पूरी फिल्म फिर से डबिंग करनी पड़ी। कोशिश की कि हर जुमला सीन के साथ मैच हो, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आवाज़ की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है और साफ भी। डबिंग के बाद अगला काम था साउंड इफेक्ट्स एंड ट्रैक्स। इस प्रोसेस को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहले हिस्से में हर उस चीज़ की आवाज़ को ऐड किया गया जो कि आपको सीन के अंदर नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर कदमों की आवाज़, रिक्शे की आवाज़, टूल्स की साउंड या फिर रात को एम्बियंस नॉइस, वो सारी की सारी ऐड की गई। दूसरे हिस्से में साउंड ट्रैक्स ऐड किए गए। अब चूँकि आखिरी दिन था तो ज़्यादातर साउंड ट्रैक इंटरनेट से ढूंढे गए और 1-2 खुद से बनाए गए। यहाँ पर एक गलती जो मैंने देखा है बहुत लोग करते हैं और मैंने खुद भी कई दफ़ा की है कि शुरू से लेकर एंड तक साउंड ट्रैक ऐड किए जाएँ, तो सिर्फ वहाँ ऐड करने हैं जहाँ पर ज़रूरत हो। इसके बाद हमारे फाइनल स्टेज थी कलर करेक्शन। अब चूँकि डेडलाइन को ख़त्म होने में सिर्फ चंद ही घंटे बाकी थे तो जल्दी से कलर करेक्शन की गई और कोशिश की कि सीन के अंदर किसी किस्म की डेड स्पेस ना हो, तो उसके लिए एक्सपोजर को कम किया गया। फिल्म को मुकम्मल किया और डेडलाइन को ख़त्म होने से जस्ट 1 घंटा पहले फिल्म को जमा करवा दिया। इस दफ़ा भी कई गलतियाँ की, लेकिन जब कुछ ही नहीं करेंगे तो गलतियों का पता कैसे चलेगा और हम उनसे कैसे सीखेंगे। और इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि हम अपनी ही गलतियों से सीखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें, और हो सके तो लगे हाथों शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
आसान काम नहीं है, ये सब कुछ करना पड़ता है तब जाके कहीं फिल्में बनती हैं।